आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 11। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट। इफ हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल जो ग्रुप्स आते हैं वो आते हैं ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 जो होता है वो शुरू होता है बोरॉन से, तो इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 शुरू होता है कार्बन से, सो इट इज कॉल्ड एज द कार्बन फैमिली, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। नेक्स्ट वाला जो है इट इज अ नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद आता है हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और यहाँ पे आता है नियॉन, तो इसको बोलेंगे हम लोग नियॉन फैमिली। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स है वो हमको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। फर्क इतना है कि ग्रुप नंबर 13 और 14 को पी ब्लॉक 1 में यूज किया है। ये पी ब्लॉक जो चैप्टर है दैट चैप्टर इज इन 2 पार्ट्स, पी ब्लॉक 1 एंड पी ब्लॉक 2। अब आप बोलोगे पी ब्लॉक 1 और पी ब्लॉक 2 में क्या डिफरेंस है? तो टोटल जो ग्रुप्स है पी ब्लॉक में वो 6 है, 13 से लेकर 18 तक। उनमें से पहले जो ग्रुप है 13 और 14 ये हमको 11th में पढ़ने हैं, और बचे हुए जो 5 से लेकर 18 ग्रुप है ये हमको 12th में पढ़ने हैं, और ये हमको 11th में पढ़ने हैं 2 ग्रुप। तो इन 2 ग्रुप को इंक्लूड किया है पी ब्लॉक 1 में, इन दोनों को इंक्लूड किया है पी ब्लॉक 1 में, और यहाँ पे ये 15 से लेकर 18 वाले जो ग्रुप है इनको इंक्लूड किया है ग्रुप पी ब्लॉक 2 में। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमको 11th में ओनली पी ब्लॉक 1 पढ़ना है। इसका मतलब हम पहले ग्रुप नंबर 13 पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रुप नंबर 14 पढ़ेंगे। तो 13 और 14 दोनों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 13 को, और ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे। तो ग्रुप नंबर 13 का जो पहला एलिमेंट आता है वो पहला एलिमेंट आता है बोरॉन। दूसरा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वाला रहेगा गैलियम, उसके बाद रहेगा थैलियम, और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा इंडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सॉरी पहले इंडियम आएगा फिर थैलियम आएगा, पहले इंडियम आएगा और फिर थैलियम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 एलिमेंट्स जो है इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इफ हम बात करते हैं इन 5 एलिमेंट की, बात करते हैं 5 एलिमेंट की, तो सबसे पहले हमको इनका एटॉमिक नंबर देखना होगा कि इनका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो कितना होगा, इनका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इफ हम बात करेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आता है 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रहेगा 30, गैलियम का एटॉमिक नंबर आता है 31, गैलियम का एटॉमिक नंबर आता है 31, इंडियम का कितना होना चाहिए? इंडियम का जो रहेगा वो रहेगा 49, और यहाँ पे थैलियम का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो रहेगा 81। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट इफ बात करते हैं पीरियड की, तो यहाँ पे पीरियड नंबर भी लिख सकते हैं। तो बोरॉन का जो पीरियड नंबर आता है ये 2 आएगा, एल्यूमिनियम रहेगा पीरियड नंबर 3 में, गैलियम रहेगा पीरियड नंबर 4 में, इंडियम रहेगा पीरियड नंबर 5 में, और थैलियम रहेगा पीरियड नंबर 6 में। तो ये P का मतलब होता है पीरियड। तो यहाँ पे जो हम 6 एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में है ये पता करने का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इनका पीरियड नंबर। अब पीरियड नंबर बताने का रीजन क्या है? पीरियड नंबर बताने का रीजन ऐसा है क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स होता है इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है,
और इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बाकी जो रहेंगे वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो कंडीशन मैंने आपको बोला था, जिनका पीरियड नंबर इक्वल्स टू 2 होता है उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जिनका पीरियड नंबर विल बी ग्रेटर देन 2 उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इनका पीरियड नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये 5 एलिमेंट्स को हमको पढ़ना है। सपोज हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम इन ब्रैकेट 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। उसके बाद एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, तो हीलियम के बाद आता है नियॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन, यहाँ रहेगा 3s2, ये रहेगा 3p1 और यहाँ पे रहेगा 3d0। यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं होता है, इनके पास d ऑर्बिटल होता है, और उनके पास d ऑर्बिटल होने की वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा 6। तो इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 6 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो रहेगा हीलियम नियॉन एर्गॉन, दिस इज 4s2, सॉरी इसके पहले आता है 3d10, 4s2, 4p1 एंड 4d0। तो ये रहेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम d ऑर्बिटल्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके बाद हम इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हीलियम नियॉन एर्गॉन, यहाँ पे आएगा क्रिप्टॉन, इट विल बी 4d10, 5s2 एंड 5d1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद हम थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ज़ेनॉन, इट इज 4f14, इट इज 4f14। तो 4f के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5d के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 10, 6s के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 6d के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ठीक है, just wait for 2 minutes, just wait। ओके, यस देयर इज अ नेटवर्क इशू, हम ट्राई कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं इनमें जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से पता चलेगा। 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 5p1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 6s2 और 6p1। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
यहाँ पे पीरियड नंबर 2 है तो 2s2 2p1, पीरियड नंबर 3 है 3s2 3p1, पीरियड नंबर 4 है 4s2 4p1, पीरियड नंबर 5 है 5s2 5p1 और पीरियड नंबर 6 है तो 6s2 और 6d1। तो इस प्रकार से ये रहेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। नाउ इफ हम आगे बढ़ते हैं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ns2 एंड np1। इस बात की तरफ ध्यान देना है, इस बात की तरफ ध्यान देना है, मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। ठीक है, मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इफ हम s की बात करते हैं तो s के पास 1 बॉक्स होता है और p के पास 3 बॉक्स होते हैं। तो ये है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया है। अभी हम देखेंगे तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है और p के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। p के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। इसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा वो देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे बताइए, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप मुझे बताओ, हमने ये भी देखा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron equals to number of bonds। number of unpaired electron इसका मतलब होता है उतने ही number of bonds रहेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए इनके पास ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो इनके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है। इस 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ओके ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ये मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक बात को, जब ये ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएंगे, जब ग्राउंड स्टेट में ये 1 बॉन्ड बनाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी पॉसिबल है और +1 भी पॉसिबल है। हर एक बात को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगा। और जब वो 1 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी पॉसिबल है या तो +1 भी पॉसिबल है। इफ इस एलिमेंट ने लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और उसने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया तो +1 होगा। तो इनके दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है ग्राउंड स्टेट में। यहां तक क्लियर है? ये +1 -1 कैसे आया, वो कैसे, जब वो 1 बॉन्ड बनाएगा, जो 1 बॉन्ड बनाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी है। उसने जिसके साथ बॉन्ड बनाया उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके साथ बॉन्ड बनाया उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा तो वो इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो जब ये एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज आएगा +1। लेकिन सपोज इसने जो 1 बॉन्ड बनाया है, इन एलिमेंट्स ने जो 1 बॉन्ड बनाया है वो उन एलिमेंट्स के साथ बनाया है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम है। तो ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, उस दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे और जब वो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो क्या करेंगे, -1 रहेगा।
ये समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 कैसे आया, ये समझ में आया होगा तो हैंड रेस कर देना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखना है। +1 -1 कैसे आया वो समझ में आएगा तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मिनिमम 20 लोगों का तो हैंड ऊपर हो सकता है, हैंड रेस हो सकता है। मिनिमम 20 की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। एनी डाउट्स आर देयर? नो। अब देखो, मैंने पूछा 2p और 2s और 2p में से न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है। सपोज मैं इसको लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा ये बोरॉन का न्यूक्लियस है, बोरॉन का न्यूक्लियस है। तो बोरॉन के न्यूक्लियस के पास रहेगा 1s, उससे थोड़ा सा दूर रहेगा 2s और उससे थोड़ा सा दूर रहेगा 2p। तो इफ हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 1s के साथ डिस्टेंस सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा 2s में और उससे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा 2p में। तो इफ मैं आपको पूछता हूं इन तीनों में से कौन से ऑर्बिटल को आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, इन तीनों में से कौन से ऑर्बिटल को आउटर ऑर्बिटल कहेंगे, इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को, कौन से ऑर्बिटल को आउटर ऑर्बिटल करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे 2p, किसको इनर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। इनर ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, जब ये 2p जो रहेगा वो आउटर रहेगा तो 1s और 2s जो रहेगा वो इनर ऑर्बिटल रहेगा। मैंने आपको ये नहीं पूछा कौन इनर मोस्ट रहेगा, मैंने आपको पूछा कौन इनर ऑर्बिटल है। तो अब आउटर ऑर्बिटल को छोड़ दो, तो बचे हुए जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, देवर्स -1 का एक एग्जांपल दो और +1 का एक एग्जांपल दो। ओके, कोई बात नहीं। मैंने बोला यहाँ पे बोरॉन ने एक बॉन्ड बनाया है सोडियम के साथ, यहाँ पे बोरॉन ने एक बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है, तो बोरॉन क्या करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो बोरॉन के ऊपर माइनस बनाएगा और Na के ऊपर प्लस बनाएगा। लेकिन हम इसमें देखेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को फ्लोरीन गेन करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर -1 आएगा और बोरॉन के ऊपर +1 आएगा। इसका मतलब बोरॉन के ऊपर +1 और -1 दोनों के दोनों पॉसिबल रहेंगे। ठीक है, ओके। अब इनमें से 2p जो रहेगा वो आउटर रहेगा और बाकी जो रहेंगे वो इनर रहेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे ns2 और np1 में से यहाँ पे ns ऑर्बिटल है और यहाँ पे np ऑर्बिटल है, यहाँ पे ns ऑर्बिटल भी है और np ऑर्बिटल भी है। इनमें से कौन से ऑर्बिटल को इनर ऑर्बिटल बोले और कौन से ऑर्बिटल को आउटर ऑर्बिटल बोले। ns और np में से कौन सा ऑर्बिटल इनर रहेगा और कौन सा ऑर्बिटल आउटर रहेगा। तो इनमें से ns जो रहेगा वो इनर रहेगा और np जो रहेगा वो आउटर रहेगा। एक बात और पूछा मैंने आपको, एक बात और मैं आपको पूछता हूं, इनर और आउटर ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाए। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बनाने के लिए इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से क्वेश्चन। यहाँ पे जो एक बॉन्ड बना है, ये एक बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में ये इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया। ओके, हाँ। तो इस इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो
ये इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के हैं। इसका मतलब इस बोरॉन के पास 2s और 2p है, तो 2s और 2p जो है ये दोनों के दोनों वैलेंस शेल है। ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2p के, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो 2s के। ठीक है। हाँ, तो जब इनर ऑर्बिटल वैलेंस शेल के इनर ऑर्बिटल वैलेंस शेल के इनर ऑर्बिटल बॉन्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वैलेंस शेल के इनर ऑर्बिटल बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका मतलब जब बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस फिनोमिना को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं। वैलेंस शेल के इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब मैंने आपको पूछा ये ग्राउंड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ग्राउंड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, सेम कंसेप्ट ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में आता है। ग्रुप नंबर 13 है, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। ग्रुप नंबर 13 के ऑनवर्ड्स मैं आपको यही बताऊंगा, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और इसीलिए ये इस प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इनर्ट पेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम इनर्ट बोलते हैं। और ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर के फॉर्म में है और इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। इसीलिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। अब इफ हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? इफ हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? इफ हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? S का इलेक्ट्रॉन P में चला जाएगा। S का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो P में चला जाएगा, और S का एक इलेक्ट्रॉन जब P में चला जाएगा तो ये बन जाएगा NS1 और ये रहेगा NP2। एक रहेगा NS1 और दूसरा रहेगा NP2। S के पास एक ऑर्बिटल है और P के पास 3 ऑर्बिटल है। S के पास एक ऑर्बिटल है और P के पास 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? तो एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और जब एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनाएंगे वो बनाएंगे 3 बॉन्ड बनाएंगे 3। एक बात और, ग्राउंड स्टेट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होते हैं। ग्राउंड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है। समझ में आ रहा है?
ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा रहेगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। ठीक है, अब मुझे बताइए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में से किस में इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया? ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में से किस में इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया? तो एक्साइटेड स्टेट में सभी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ग्राउंड स्टेट में इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब वैलेंस शेल के इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका मतलब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, एक्साइटेड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, और इसीलिए ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बनाए हैं और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनाए हैं। और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा रहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा रहेगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम रहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो कम रहेगा। क्लियर हुआ? ये जिनको समझा है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हो। देवर्स मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, अभी वो बताऊंगा तो मिक्स हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, बाद में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल। ओके, तो ग्राउंड स्टेट वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, एक्साइटेड स्टेट वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि ये पॉजिटिव क्यों है, इसमें नेगेटिव क्यों नहीं है, ये ओनली पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है, तो मुझे बताओ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आना है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना पड़ेगा, और हम 2s और 2p दोनों का एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी ऑफ 2p इज हायर देन 2s। तो जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमको 2s से 2p में भेजना है, इलेक्ट्रॉन ns से np में भेजना है। तो ये इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ये एनर्जी ज्यादा कौन दे सकता है? ये ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है? तो ये ज्यादा एनर्जी जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो पॉसिबल है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब तो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पुल करेगा, और जब वो उनका इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्साइटेड स्टेट में ये ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। राज वो किसी काम का नहीं है। ओके, ठीक है, देवर्ष एंड दिया क्लियर हुआ? देवर्ष एंड दिया क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में कितना रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में कितना रहेगा। एक बात और, एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, महावीर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना होता है। महावीर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो इसके भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है।
हमने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया, हमने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में। महावीर, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं ग्राउंड स्टेट का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और Np2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और Np2। तो आप मुझे बताओ ये कितने बॉन्ड बनाएगा और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल रहेगा। ये कितने बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल होगा। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना है। महावीर, इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनर्ट पेयर, पार्टिसिपेट करेगा तो इनर्ट पेयर नहीं होगा। महावीर, ओके। इसमें ये कितने बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल होगा। जिनका आंसर पूरा हो जाएगा हैंड रेज कर सकते हो। जिनका आंसर पूरा हो जाएगा हैंड रेज कर सकते हो। ओके, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे तो वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके पास जो बॉन्ड रहेंगे वो 2 रहेंगे। ये ग्राउंड स्टेट में है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी +2। तो ये +2 और -2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सपोज हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो क्या होगा, ये 2s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा और जब 2s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा तो यहाँ पे रहेगा NS1 और ये बन जाएगा Np3। s के पास 1 बॉक्स होता है और p के पास 3 बॉक्स होते हैं। ठीक है, हम S के पास देखेंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है और P के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4. So here number of bonds will be 4. If number of bonds will be 4, so oxidation number is -4 and +4. तो ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो -4 और +4 दोनों रहेगा। सही या गलत? सही या गलत? गलत रहेगा क्योंकि यहाँ पे -4 पॉसिबल नहीं होगा, ये +4 पॉसिबल होगा। ये -4 पॉसिबल नहीं होगा, ये +4 पॉसिबल होगा। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ इसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में से, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में से किसमें इनर साइड के इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? किसमें इनर साइड के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में से ऐसा कौन सा है जिसमें इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया? तो ग्राउंड स्टेट में इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि बॉन्डिंग प्रोसेस मतलब क्या। तो बॉन्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन होना। जो इलेक्ट्रॉन अनपेड है वही बॉन्ड्स बनाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है? तो
तो बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसका मतलब इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। समझ गया? लेकिन यहां देखेंगे तो यहाँ पे वैलेंस शेल के 1 2 3 4 चारों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसका मतलब यहाँ पे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल सभी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, समझा है तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख देना है। ग्राउंड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, एक्साइटेड स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, inert pair effect is directly proportional to inert pair effect is inversely proportional to size. Sorry, directly proportional to size. Inert pair effect is directly proportional to size. तो जिसका साइज बड़ा रहेगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। क्या बोला मैंने? जिसका साइज बड़ा रहेगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स है ये +1 भी शो करेंगे और +3 भी शो करेंगे। तो +1 कब शो करेंगे? जब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करेंगे। +3 शो कब करेंगे? जब वो इनर्ट पेयर को शो नहीं करेंगे। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो +1 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और +3 का स्टेबिलिटी कम होगा। और इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +1, स्टेबिलिटी ऑफ +1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बड़ा रहेगा उतना ही +1 का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका उल्टा रहेगा +3 के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जितना साइज छोटा रहेगा उतना +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो जितना साइज छोटा रहेगा उतना +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यहाँ पे बोरॉन +1 में है और एल्यूमिनियम +1 में है। आपको ये पूछा जाएगा बोरॉन +1 और एल्यूमिनियम +1, बोरॉन +1 और एल्यूमिनियम +1 जो है, बोरॉन +1 और एल्यूमिनियम +1 में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब फ्लक्चुएशन कम होता है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तो वो क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो मुझे बताइए इन सब में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा? किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा? यहाँ पे बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा थैलियम का। सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम यहाँ पे देखेंगे साइज। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बताइए इनमें से किसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए? इनमें से किसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए? तो सबसे छोटा साइज जो रहेगा वो रहेगा बोरॉन का। उससे बड़ा साइज जो रहेगा वो एल्यूमिनियम का।
उससे बड़ा साइज जो रहेगा वो गैलियम का, उससे बड़ा साइज जो रहेगा वो इंडियम का, और उससे बड़ा साइज जो रहेगा वो थैलियम का। सही या गलत? सही या गलत? क्लियर है? तो ये रहेगा इनका साइज का रिलेशन, कि इनका साइज जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस जिनको समझा है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं समझा है चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन रियलिटी यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। इन रियलिटी यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होने के बजाय एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ठीक है, तो इन रियलिटी द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। एक्सपेक्टेड था कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए, बट इन रियलिटी गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है। इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, हम ऐसा कहा जाता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। केमिस्ट्री में जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है वो कभी-कभी हल्का सा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो हमको बस ये ढूंढना होता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ऐसा बोला जाता है कि ये ऐसा हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है तो आपको याद रखना है। ये सही आंसर नहीं है, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है वो बताता हूं मैं। हमने जो ऑर्बिटल्स पढ़े थे वो ऑर्बिटल थे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा फैला हुआ है? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा फैला हुआ है? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इनमें से f ऑर्बिटल सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और सबसे कम फैला हुआ जो है वो कौन है? s ऑर्बिटल। तो यही से हम देखते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनमें से ये दोनों जो है, एक बार मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया था, शील्डिंग इफेक्ट। इलेवेंथ में, अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट याद है, हमने 11 में पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है S का, उससे कम होता है P का, उससे कम होता है D का, और सबसे कम होता है F का। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है S और P में, और सबसे कम होता है D और F में। और इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो उसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो बेरिलियम के पास, बोरॉन के पास d ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल नहीं है। बेरिलियम के पास d ऑर्बिटल नहीं है। एल्यूमिनियम के पास 3d ऑर्बिटल है, लेकिन 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन गैलियम के पास 3d ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है। जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ही वो शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। इफ उस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो शील्डिंग इफेक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसके पढ़ने की जरूरत क्या है, उसको याद रख देंगे। ऐसा नहीं है। नीट और जेडबल में क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा कि इनका सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इस सीक्वेंस में गैलियम ने एक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड नेचर शो किया है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। 4 रीजन दिए जाएंगे और आपको 4 में से एक रीजन को टिक करना होगा।
तो जिन्होंने बोला था ना एक्सेप्शन है, उनके 4 मार्क्स चले गए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रीजन को देखो। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है। इनके पास d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट d और f का है, इसलिए मैं d ऑर्बिटल को देख रहा हूं, s और p को नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि शील्डिंग पावर सबसे कम s और p का है, सबसे ज्यादा s और p का है, और सबसे कम शील्डिंग पावर d और f का है, और इसलिए मैं d और f को सर्च कर रहा हूं। इसके पास भी d में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी d में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी d में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी d में इलेक्ट्रॉन है। और एक बात और, इफ शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इफ शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है। क्या बोला मैंने? इफ शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसके पास पुअर शील्डिंग वाला कोई नहीं है, इसके पास भी पुअर शील्डिंग वाला कोई नहीं है, तो इन दोनों के पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट करने वाले d और f में से कोई नहीं है। लेकिन इनके पास d ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल है, यहाँ पे d और f ऑर्बिटल है, और इन दोनों का शील्डिंग पावर बहुत कम होता है। और जब शील्डिंग पावर कम होगा, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज बढ़ने के बजाय कम होता है, तो साइज बढ़ने के बजाय कम होता है। और सबसे पहले ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गैलियम के पास आए हैं, और इसीलिए गैलियम में शील्डिंग पावर बढ़ने के बजाय उसका शील्डिंग पावर कम हो गया, और शील्डिंग पावर कम होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, इसीलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड देम, दैट इज द रीजन बिहाइंड देम। नॉर्मल जो सीक्वेंस हमने पहले 11th में पढ़ा था, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कम होगा, एंथैल्पी बढ़ेगा कम होगा, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। उनमें कोई हल्का सा फ्लक्चुएशन आता है तो छोड़ देना है, ज्यादा डेविएशन आता है तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होने के बजाय यहाँ पे गैलियम का साइज छोटा है। रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन क्या लिखोगे? रीजन ऐसा लिखोगे, गैलियम के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और इस ग्रुप में सबसे पहली बार d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके पास आए? किसके पास आए? सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के पास आए, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका शील्डिंग पावर कम हो गया। शील्डिंग पावर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, और इसीलिए ये यहाँ पे एक डेविएशन आया है। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये रीजन के साथ है। नहीं महावीर, मैंने आपको क्या बोला है? जो हमने 11th में पढ़ा था, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, सीक्वेंस वही याद रखना है हमको, उसमें चेंज नहीं करना है। जो सीक्वेंस हम पढ़े हैं उससे अलग कोई बिहेवियर करता है तो उसका रीजन ढूंढो। मैंने क्या बोला है? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, इन सब का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा है, सब का साइज। ओनली गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, वो क्यों है उसका रीजन ढूंढो। वही झंडा लेके हर जगह नहीं घूमना है। क्या बोल रहा हूं मैं? वही झंडा लेके हमेशा नहीं घूमना है। ऋषभ, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। मैंने क्या बोला है? पहली बात सुनो मेरी। मैंने बोला है इफ नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा।
और साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये हमारा ट्रेंड है, हम इसी ट्रेंड्स के हिसाब से जाएंगे, इसी ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे हमेशा। बीच में कहीं ऐसा हुआ कि कोई है जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन ढूंढो, उस रीजन के हिसाब से बाकी को चेंज मत करो, उसका रीजन ढूंढो कि उसने ये बिहेवियर क्यों किया। अब ये मत सोचो कि इसने ऐसा किया तो बाकी लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसका पर्सनल मैटर है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था, हमने जो रूल्स पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी में, हम उसी के हिसाब से जाएंगे। अब मैंने बोला यहाँ पे ए, बी, सी और डी, इन चारों ने रेस लगाई और हम सोच रहे थे कि ए का दौड़ने का पावर सबसे ज्यादा है और रनिंग करने का सबसे कम पावर डी है, तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यहाँ पे ए सबसे पहले पहुंचेगा और डी लास्ट में पहुंचेगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ, ए जो रहेगा वो फर्स्ट पहुंचने के बजाय लास्ट पहुंच गया। तो हम यही ढूंढेंगे ये लास्ट क्यों पहुंचा, हम ये नहीं ढूंढेंगे अब ये पहले नहीं पहुंचेगा तो बाद में तो यही जाएगा। हम ये नहीं ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे कि ये लास्ट क्यों गया। हम ये क्यों ढूंढेंगे, ये पहला क्यों आया, ये दूसरा क्यों आया, ये तीसरा क्यों आया, ये नहीं ढूंढेंगे। समझ गए मेरी बात? तो जो नॉर्मल सीक्वेंस है वही फॉलो करना है, लेकिन कोई उससे अलग प्रॉपर्टी शो करता है तो उस जिसने अलग प्रॉपर्टी शो किया है उसका रीजन ढूंढो, उसका रीजन ढूंढो, दैट्स सिंपल। ठीक है? उसी रीजन से बाकी को मत लपेटो, बाकी को आप लपेटोगे उसी रीजन से तो आपने जो 11 में पढ़ा था वो किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, सबका कहना है रीजन को एक बार एक्सप्लेन करो। देखो, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन रियल में उसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। क्यों? उसका रीजन बोल रहा हूं मैं। ठीक है? इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसके पास डी ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस ग्रुप में सबसे पहले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके पास आए? किसके पास आए? गैलियम के पास आए। और जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो शील्डिंग पावर को कम कर देता है, और जब वो शील्डिंग पावर को कम करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। एंड सिंपल, इसीलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होने के बजाय उसका साइज छोटा है। अभी क्लियर है? समझा है तो हैंड रेज करो, नहीं समझा है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कि उम्मीद करता हूं कि जो ध्यान दे रहे थे उनको समझ में आया होगा। ठीक है? मिनिमम 20 लोगों का तो हाथ ऊपर होना चाहिए मिनिमम। अभी 14 तक ही हो गया। ओके, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे f ऑर्बिटल आ रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें f ऑर्बिटल आ रहा है, उसमें क्या होगा? इसका शील्डिंग पावर d से भी कम है, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगा और साइज को कम करेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा साइज को कम नहीं करेगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर सके। सही है? ये भी अपना इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इन दोनों के शील्डिंग पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों का शील्डिंग पावर में डिफरेंस कम होने की वजह से इन दोनों का जो होने वाला इफेक्ट है वो भी सेम रहेगा, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा, लेकिन ये वाला जो इफेक्ट रहेगा वो ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा। ठीक है? इफेक्ट होगा लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर सके, और इसीलिए हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। दिव्या राठौड़, ठीक है? दिव्या राठौड़ बेटा, यहाँ पे चेंज होगा लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए, और इसीलिए वो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा, तो थैलियम का साइज इंडियम से ज्यादा ही रहेगा। दिव्या, ठीक है? दिव्या, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
मतलब क्या होगा दिखा कि इन दोनों में साइज का डिफरेंस सपोज मैंने बोला 30 पिकोमीटर है सपोज, तो इनके बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो बस 5 पिकोमीटर रहेगा। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस ज्यादा रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन थैलियम का साइज इंडियम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, डिफरेंस विल बी वेरी लेस। ठीक है, तो ये रहेगा साइज के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है दैट इज साइज। ठीक है, तो 3 बातें मैंने आपको बता दी है। 3 बातें मैंने आपको बता दी है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज और इनर पेयर इफेक्ट। 3 बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो बात आती है वो आती है ऑकरेंस में। नेक्स्ट वाली जो बात आती है वो आती है ऑकरेंस में। ऑकरेंस का मतलब होता है कि नेचर में कितने क्वांटिटी में मिलेगा, नेचर में कितने क्वांटिटी में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था OS अली ये CS का एग्जाम देके PM बना, याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, तो O का मतलब होता है ऑक्सीजन, S का मतलब होता है सिलिकॉन, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम और ये होता है आयरन। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, यही करते देखोगे। ठीक है, तो इसमें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इसीलिए ये आता है फर्स्ट नंबर पे। सिलिकॉन जो रहेगा वो सेकंड नंबर पे आएगा, एल्यूमिनियम जो रहेगा वो थर्ड नंबर पे आएगा, एल्यूमिनियम जो रहेगा वो थर्ड नंबर पे आएगा और आयरन जो रहेगा ये फोर्थ नंबर पे आएगा। आयरन जो रहेगा ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस में नंबर 1 है, रिलेटिव अबंडेंस में नंबर 1 रहेगा, ये रिलेटिव अबंडेंस में सेकंड नंबर पे रहेगा। तो ये इनका रैंकिंग है। तो हम अबंडेंस देखते हैं, रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं, मतलब ये कितने क्वांटिटी में मिलेंगे वो देखेंगे और इनका क्वांटिटी बाकी के साथ कंपेयर करेंगे। तो जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगा वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, उससे थोड़ा कम क्वांटिटी वाला सेकंड नंबर पे रहेगा, उससे कम क्वांटिटी वाला जो रहेगा वो थर्ड नंबर पे रहेगा। तो इसी प्रकार से हम नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से जाते हैं। तो एल्यूमिनियम जो रहेगा ये थर्ड रैंकिंग पे आता है। किस रैंकिंग पे आता है? थर्ड रैंकिंग पे। हम गैलियम को देखेंगे तो ये 33 रैंकिंग पे आता है और इसका नेचुरल अबंडेंस में 38 नंबर आता है। तो यहाँ पे जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये नेचुरल अबंडेंस का है। थैलियम का नेचुरल अबंडेंस 60 होता है और इसका जो रैंकिंग रहेगा वो 63 रहेगा। तो इसका मतलब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उस एलिमेंट्स में क्वांटिटी के हिसाब से हम उनकी रैंकिंग लगाएंगे। तो उस रैंकिंग में एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे रहेगा, बोरॉन 38 नंबर पे रहेगा, गैलियम 33 नंबर पे रहेगा, इंडियम 63 नंबर पे रहेगा और थैलियम जो रहेगा वो 60 नंबर पे रहेगा। तो ये आता है नेचुरल अबंडेंस में। कहाँ पे आता है? नेचुरल अबंडेंस में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसको याद करने की कोई ट्रिक है? ट्रिक को कोई ऐसी नहीं है, सिंपल ये नंबर याद रखना है। ठीक है, ओके, एक नंबर याद रख दो। वैसे भी अबंडेंस के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकली पूछे जाते हैं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है और इसीलिए इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ओके। अब कभी कभी ये पूछा जरूर जाता है कि ये ग्रुप नंबर 13 में कितने एलिमेंट्स हैं। ये पूछा जाता है ग्रुप नंबर 13 में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं? ग्रुप नंबर 13 में कितने एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं? ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं?
इसमें टोटल हमने 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, इसमें हमने टोटल 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बोरॉन है, बोरॉन, इस बोरॉन को कंसीडर करते हैं नॉन मेटल। क्या कंसीडर करते हैं? नॉन मेटल। हम इसको कंसीडर करते हैं मेटल, ये भी होता है मेटल, ये भी होता है मेटल, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है, बाकी के मेटल है। हम एल्यूमिनियम को भी मेटल ही कंसीडर करते हैं, हम एल्यूमिनियम को भी मेटल ही कंसीडर करते हैं, लेकिन हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नंबर 1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोरॉन के पास है, और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम रहेगा, और मेटालिक कैरेक्टर कम है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। सिंपल। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों अपोजिट है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। यहाँ पे तो लिखा है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्या बोला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसीलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा, और मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। इसीलिए बोरॉन जो है उसको नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई बोरॉन नॉन मेटल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम जो है वो कुछ प्रॉपर्टी बोरॉन के जैसे भी शो करता है, और कुछ प्रॉपर्टी गैलियम के जैसे भी शो करता है। फिर भी एल्यूमिनियम मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मेटल के जैसे शो करता है, और इसीलिए इस एल्यूमिनियम को भी हम मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। कहां पे रखते हैं? मेटल के कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? अब ये तो हो गई पहली बात, वो मेटल रहेगा, नॉन मेटल रहेगा कि क्या रहेगा। तो बोरॉन इज ए नॉन मेटल एंड अदर्स आर मेटल। अब मैंने आपको पूछा कि मेरे पास यहाँ पे इंडियम है और यहाँ पे थैलियम है, मेटल है कि नॉन मेटल है? देवज, गैलियम। देवज, आपके क्वेश्चन का आंसर है गैलियम, ओके। इन दोनों में से ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है, चलो। दोनों मेटल है? दोनों मेटल है, यस, दोनों मेटल है। अब मैंने पूछा दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन होगा? दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन होगा? ज्यादा मेटालिक कौन होगा? कैसे पता चला आपको? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। थैलियम का साइज सबसे बड़ा है, तो थैलियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और थैलियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थैलियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। थैलियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। दैट इज सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मेटालिक कैरेक्टर वाला क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मेटालिक कैरेक्टर वाला क्लियर है? यस को हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट। ओके, चलिए, जस्ट वेट फॉर 2 seconds।
Just wait for a few seconds. Yes, Mahavir, that is the reason. Very good. सही है. You are going in right pathway. सही है, महावीर. आपने जो सोचा वो सही है. कोई डाउट है तो पूछिए. Any doubts are there? Just wait, just wait. Okay. Is it visible on screen? Yes. जब भी हम ऑकरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे ऑकरेंस में क्या होगा. बोरॉन इज अ नॉन मेटल एंड एल्यूमिनियम शो मेटालिक कैरेक्टर, बट वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगा वो बोरॉन के जैसे शो करेगा. इसका मतलब एल्यूमिनियम के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, वो बोरॉन के प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और एल्यूमिनियम मेटल के प्रॉपर्टीज भी शो करता है. गैलियम, इंडियम और थैलियम ये सभी के सभी मेटालिक प्रॉपर्टी ही शो करेंगे. बोरॉन जो है ये अर्थ क्रस्ट में बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, तो इसका जितना क्वांटिटी जितने मेटल्स मिलते हैं उस मेटल में बोरॉन का क्वांटिटी होता है ओनली 0.0001% बाय मास. तो जितना मास का हमको मेटल्स या एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे उसमें से ओनली 0.0001% जो रहेगा वो हमको बोरॉन मिलता है. तो इतना कम क्वांटिटी में ये बोरॉन मिलता है और इतने कम क्वांटिटी में ये बोरॉन मिलने की वजह से इसको हम कहते हैं रेयर एलिमेंट. रेयर एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है. नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है ऑर्थोबोरिक एसिड. ये आगे जाके हम पढ़ेंगे. H3BO3 से होता है, उसको हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं. कॉमनली इसको बोरिक एसिड करके भी यूज किया जाता है. तो घर में जो चावल होते हैं, या तो घर में जो हमारा जो सेरेल्स होते हैं चावल गेहूं, उनको फंगस से या इंसेक्ट से बचाने के लिए उनको हम लोग बोरॉन को यूज करते हैं, बोरिक पाउडर को यूज करते हैं. तो बोरिक पाउडर जो है वो हम लोग लगा के चावल या गेहूं को रखते हैं. ये जो बोरॉन होता है ये 3 मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है. यहाँ पे ये बोरेक्स लिखा हुआ है, केर्नेलाइट लिखा हुआ है और कैलेमेनाइट लिखा हुआ है और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. ये तीनों के तीनों मिनरल्स है. बोरेक्स, केर्नेलाइट और कैलेमेनाइट, ऑल 3 आर द मिनरल्स ऑफ बोरॉन. इन मिनरल्स से बोरॉन को प्यूरिफाई किया जाता है. ये बोरॉन 2 आइसोटोपिक फॉर्म में आता है. उसमें से एक होता है बोरॉन 10 और दूसरा होता है बोरॉन 11. आइसोटोप्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है.
देवर्ष, बोरैक्स और बोरॉन बोरिक एसिड दोनों डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस चैप्टर के एंड में हम लोग बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बोरैक्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और दोनों किस प्रकार से डिफरेंट है वो भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे देवर्ष। ठीक है, बोरॉन दो आइसोटोपिक फॉर्म में आता है, बोरॉन 10 और बोरॉन 11। बोरॉन 10 जो है वो 19% होता है और बोरॉन 11 जो रहेगा वो 81% होता है। एल्यूमिनियम इज अ मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो इफ हम मेटल्स के कैटेगरी में देखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर में आता है और एलिमेंट्स के क्वांटिटी में देखेंगे तो ये थर्ड नंबर पे आता है। बोरॉन जो रहेगा वो कॉमनली 3 मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, एक होता है बॉक्साइट, दूसरा होता है क्रायोलाइट और तीसरा होता है फेल्डस्पार। तो ये 3 ऐसे मिनरल्स है जहां से हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं। एल्यूमिनियम माइका के फॉर्म में भी मिलता है, माइका का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है और ये जो माइका है ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और जम्मू के स्टेट में हमको मिलता है। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये बहुत लेस अबंडेंट मेटल है, तो इसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट कह सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया था, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिए जो काम के हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने ये बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शोन बाय ग्रुप 13 इज +3। तो एक्साइटेड स्टेट में ये 3 बॉन्ड बनाता है और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3 और जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहेगा तो +3 विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1 और इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो बताया था, अनविलिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे रीजन जो है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, रीजन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे जाके मैं इसको क्लियर करवा के दूंगा। ठीक है, तो रीजन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।